लेकिन एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरी मर्तबा एक्सटेंशन के लिए सरगर्म थे। न जाने बाजवा और फैज मिलकर खेल रहे थे और मार्शल लॉ के हालात पैदा हो जाएंगे। फौज ने सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला कर लिया था। इमरान खान ने बाजवा के साथ जाने की हर मुमकिन कोशिश की। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके आगे हाजिर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हामिद मीर का एक कॉलम जो उन्होंने लिखा है जंग अखबार के लिए। वो लिखते हैं, आजकल कुछ सियासतदानों के बयानात हमें बार बार मीर तकी मीर की याद दिलाते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी ने फरमाया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया। दलील ये दी कि अगर इमरान खान सदर आरिफ अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के नोटिफिकेशन पर दस्तखत से रोक देते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फवाद चौधरी ने जो भी कहा वो इंतहाई काबिल गौर है, क्योंकि आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला गैर मामूली ताखीर का शिकार हो रहा था। कोई माने या ना माने, लेकिन एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरी मर्तबा एक्सटेंशन के लिए सरगर्म थे। दूसरी तरफ एक साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये यकीन दिला रहे थे कि अगर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया तो वो इमरान खान को नेस्तो नाबूद कर देंगे और इनका फैज गैर मशरूत होगा। न जाने बाजवा और फैज मिलकर खेल रहे थे या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन ये तय है कि जीएचक्यू से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की समरी में ताखीर बहुत सोच समझ कर की गई। आखिर में जब समरी भेज दी गई तो ख्याल था कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया तो इमरान खान सदर आरिफ अलवी को इस फैसले की तस्दीक से रोक देंगे, लेकिन नया बहरान पैदा हो जाएगा और मार्शल लॉ के हालात पैदा हो जाएंगे। फवाद चौधरी बुरा ना माने तो अर्ज है कि जब वजीर आजम ऑफिस ने समरी सदर आरिफ अलवी को भिजवाई तो हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद वो वजीर आजम के हवाई जहाज पर लाहौर गए और इमरान खान से मुलाकात की। खान साहब समरी पर दस्तखत से रोकते भी तो कोई फायदा ना होता, लेकिन खान साहब को भी मार्शल लॉ के खतरे का एहसास था। उन्होंने सदर को दस्तखत से नहीं रोका और यूं मार्शल लॉ का खतरा टल गया। फवाद साहब का बयान पढ़कर मुझे मीर तकी मीर का ये शेर याद आया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। मार्शल लॉ किसने लगाना था? जाहिर है जनरल बाजवा ने लगाना था, जिनकी जुबान से मैंने मार्शल लॉ की बात एक दफा नहीं बार बार सुनी। इनके दिल के किसी गोशे में 5000 अफराद को लटकाने की एक ख्वाहिश अक्सर अंगड़ाइयां लेती थी। ये ख्वाहिश इनकी जुबान पर तड़पती लेकिन फिर वापस दिल में जाकर सो जाती। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में कई घंटे तक उन्होंने खिताब फरमाया। यहां भी आगाज में तो यही कहा कि फरवरी 2021 में फौज ने सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना बहुत आसान है और हमारे पास हर वक्त इन लोगों की फहरिस्तें तैयार होती हैं जिन्हें मार्शल लॉ लगाने के बाद गिरफ्तारी करनी होती है। मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि कभी आपका नाम भी हमारी फहरिस्त में शामिल हो जाता है, कभी ड्रॉप हो जाता है। इस दिन उन्होंने मीडिया पर बहुत गुस्सा झाड़ा और कहा कि जब भी हम कश्मीर का मसला हल करने के करीब पहुंचते हैं आप लोग कश्मीर फरोशी की बातें करने लगते हैं। ये इल्जाम भी लगा दिया कि आप लोग भारी तनख्वाहें लेते हैं और टैक्स भी अदा नहीं करते। जनरल बाजवा तकरीबन हर मुलाकात में हमारी तनख्वाहों पर जरूर गुफ्तगू करते थे। अक्सर इनकी इंफॉर्मेशन गलत होती थी। उस दिन एनडीयू में नसीम जहरा ने उन्हें चैलेंज कर दिया और कहा कि आपने टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया है तो आप सबूत भी पेश करें, वरना अपने अल्फाज वापस लें। बाजवा साहब ने नसीम जहरा को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इस जुर्रतमंद खातून ने भी बुलंद आवाज में आर्मी चीफ से बार बार कहा कि सबूत के साथ बात करें तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स ने बात बदल दी। हकीकत यह है कि सिविलियंस की कमजोरियां साजिशी जर्नैलों की ताकत बनती हैं। नसीम जहरा की कोई कमजोरी बाजवा के पास ना थी, लिहाजा उन्होंने 1 मिनट में बाजवा साहब को चुप करा दिया। उस दिन बाजवा साहब ने यह एतराफ भी कर लिया कि फौज बहैसियत इदारा न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जाती हैसियत में इमरान खान को समझाने की काफी कोशिश की। बाजवा साहब एक जमाने में शहबाज शरीफ को भी बहुत समझाया बुझाया करते थे। 2018 के इंतखाबात से कबल एक दिन जनरल बाजवा ने उस वक्त के डीजी आईएसआई जनरल नवीद मुख्तार और इनके नायब फैज हमीद की मौजूदगी में शहबाज शरीफ से कहा कि अगर आप वजीर आजम बन जाएं तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। शहबाज शरीफ को समझ आ गई कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत से सलाह मशवरे के बाद ही काबीना बनेगी। फिर इन्हें कहा गया कि आपको अपने भाई नवाज शरीफ की सियासत से दूरी इख्तियार करना होगी। ये वो लम्हा था जब शहबाज शरीफ एक छोटी सी हाँ कहते थे तो वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 जर्नैलों को साफ बता दिया कि वो हमेशा से फौज के साथ मुफाहिमत के हामी रहे हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। अर्ज ये करना है कि जनरल बाजवा जाती तौर पर इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के इनकार के बाद इमरान खान इनकी मजबूरी बन गए। इमरान खान ने बाजवा के साथ जाने की हर मुमकिन कोशिश की। बाजवा ने कहा कि असद उमर को वजारत खजाना से हटाकर हफीज शेख को ले आओ। खान साहब मान गए। जब बाजवा साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला से हटा दो तो खान साहब नहीं माने।
सारी बात यहीं से बिगड़ी। खान साहब का ख्याल था कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे बाजवा साहब हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। तहरीक अदम एतमाद के मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ को उम्मीदवार बनाकर खुद बाजवा साहब को हैरान कर दिया। बाजवा साहब ने आखिरी वक्त तक इमरान खान को बचाने की कोशिश की, यहां तक कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के रहनुमा खालिद मक्सी के पास भेजा और इनसे कहा कि आप इमरान खान का साथ ना छोड़ें। लेकिन बाप वाले बाजवा साहब के भी बाप निकले। खालिद मक्सी ने बराह रास्त बाजवा के सामने बैठकर कह दिया कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दो, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो इसके बाद बाजवा साहब ने परवेज इलाही को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर दबाव डाला कि आप या तो नए इंतखाबात का ऐलान करें या फिर इस्तीफा दें। राजा साहब ने जिस जगह और जिस अंदाज में इनकार किया, इस पर तो पूरा कॉलम लिखा जा सकता है। उन्हें बहावलपुर से भी पैगामात आते रहे कि आप नए इंतखाबात का रास्ता हमवार करें, लेकिन राजा साहब ने सबको बेफैज कर दिया। बहुत से राज सामने आने वाले हैं, बहुत से चेहरों का नकाब सिरकने वाला है। बकौल मीर तकी मीर, राह दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आप हामिद मीर की इस राय से इत्तेफाक करते हैं तो अपनी आरा से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नया दौर की वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।